अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मौलवी साहब चौधरी नियाज मोहम्मद को छोड़ने बाहर चले गए और मैं सोचों के भंवर में गुम हो गया। मैं सोच रहा था कि इस गाँव से कैसे मेरी जान छूटेगी। ये बला तो मेरे गले ही आट की थी। अब मैं कैसे इन लोगों से कहता कि मुझे यहाँ से जल्द अज जल्द जाना है। खैर, मेरी खातिर वो बहुत कुछ कर रहे थे। एक तो मेरी वजह से मुसीबत उनके गांव पर नाजिल हो चुकी थी और दूसरा मेरी वजह से वो बेचारे इतने जलील हो रहे थे। मौलवी साहब तो खैर, उनका मैं दिल से मशकूर था। मौलवी साहब चौधरी नियाज मोहम्मद को छोड़ने के बाद वापस आए और फिर साथ ही उनकी बीवी ने चाय भी ले आई। हम दोनों ने चाय पी और मौलवी साहब कहने लगे, चौधरी नियाज मोहम्मद ने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल सच हैं, मगर मुझे हैरत है कि इतने बरसों के बाद आखिर इस डायन को क्या पड़ी थी कि फिर तुम्हारे ऊपर लट्टू हो गई। वैसे मियाँ, तुम उस गांव से रात के वक्त निकले क्यों थे? अब मैं फिर सफाई देने लगा। मैंने खैर मौलवी साहब को इधर उधर की बातों में टाल दिया। मौलवी साहब कहने लगे, कल सुबह मैं और नियाज मोहम्मद जाएंगे, उन आमिल साहब को साथ ले आएंगे। हो सकता है वो आमिल साहब यहीं चौधरी साहब की हवेली में रहें जब तक ये मामला तय नहीं हो जाता। और फिर हम दोनों सोने की तैयारी करने लगे। सारी रात अजीबो गरीब आवाज़ें आती रहीं। मैं खौफ से सो भी सही नहीं सका, मगर मौलवी साहब तो थोड़ी ही देर बाद खराटे ले रहे थे और फिर सुबह अजान के वक्त उठे। उन्होंने मुझे भी उठाया और कहने लगे, मियाँ अगर नाश्ता वगैरह करना हो। मैंने कहा, नहीं मौलवी साहब, मैं तो अभी आराम करूँगा, आप जाइए नमाज पढ़ लीजिए। वो चले गए और उसके बाद उनकी बीवी मेरे लिए नाश्ता तैयार करने लगी। ये लोग बहुत जल्दी उठ जाते थे, शायद नमाज के वक्त ही उठते और फिर साथ ही नाश्ता कर लेते। मौलवी साहब वहाँ से मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद आते और फिर आकर नाश्ता करते थे। अगले रोज मौलाना साहब चौधरी नियाज मोहम्मद के साथ आमिल साहब को लाने उनके गांव चले गए, जबकि मैं घर में अजीब बोरियत का शिकार था। मैंने उनसे कहा, मौलाना साहब आप चले जाइए, मैं जरूरी गाँव की सैर कर लेता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम गाँव की सैर तो जरूर करो, मगर साथ ही मुझे सख्ती से ताकीद की कि गाँव से बाहर कदम मत निकालना, ऐसा ना हो कि बात हमारे हाथ से निकल जाए। मैंने कहा, बेफिक्र रहिए, मैं आपकी हिदायत पर सख्ती से अमल करूँगा। मौलवी साहब चले गए और मैं गांव की गलियां घूम फिर कर देखने लगा। जिस तरफ से भी गलियां ख़त्म होती, गांव के आगे फिर खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता और मैं समझ जाता कि यहाँ से आगे गांव की हद ख़त्म हो जाती है। वैसे तो गांव की हदूद आगे भी थी, मगर मेरे लिए गांव की हद यही थी। गांव में कच्चे पक्के मकानात थे, लोग सादा सी जिंदगी बसर करते थे। चंद एक गलियों में मुझे बच्चे भी खेलते हुए मिले। ज्यादातर गांव के लोग मेहनती थे जो बाहर खेतों में काम काज के लिए निकल जाते। कुछ लोगों ने जानवर पाल रखे थे जो अपने जानवरों को चराने खेतों में ले जाते। सादा सी जिंदगी मुझे बहुत पसंद आई, मगर शायद हम शहरों के रहने वाले हमेशा इस जिंदगी में गुजारा नहीं कर सकते थे। फिर शाम के वक्त मौलाना साहब आए, बड़े थके हारे थे। मुझे कहने लगे, मियाँ हमारा काम हो गया, आमिल साहब आ गए हैं, वो चौधरी साहब की हवेली पर हैं, वो आज तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं ईशा की नमाज और खाने के बाद तुम्हें लेकर चौधरी साहब की हवेली पर जाऊंगा। वहां पर हम उन आमिल साहब से मिलेंगे और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। फिर हमने खाना खाया और उसके बाद मौलवी साहब मुझे लेकर उन चौधरी साहब की हवेली की तरफ चल पड़े। चौधरी साहब की हवेली पहुंचे, जहां चौधरी नियाज मोहम्मद ने हमारा इस्तकबाल किया। वहीं पर उन आमिल साहब से भी मुलाकात हुई। वो उम्र में तकरीबन मौलाना साहब के बराबर ही थे। बड़े नूरानी चेहरे वाले, बड़े शफीक और मेहरबान इंसान थे। उन्होंने मुझसे मुसाफा किया और फिर मुझे सामने बैठने का कहा। फिर मुझे गौर से देखते हुए बोले, अच्छा तो मियाँ तुम पर डायन आशिक हुई? और फिर साथ ही वो मुस्कुरा दिए। जी मौलवी साहब, मैं शर्मिंदा सा होकर बोला। अच्छा मियाँ, शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल चौधरी नियाज मोहम्मद हमारा दोस्त है और मैं इस गाँव में पहले भी आता जाता रहता हूँ। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि हम पहले से इस मामले से बाखबर हैं। यानी मैं इस गांव में पहले से आता रहता हूँ, लिहाजा इस डायन के बारे में मैं जानता हूँ। बल्कि मैं ही क्या, इस गांव के बड़े बुजुर्ग जानते हैं, जैसे चौधरी नियाज मोहम्मद और मौलवी साहब। मगर बात दरअसल ये है कि उसने कभी इस गांव के लोगों को तंग नहीं किया, जिसकी वजह से हम सबको भी उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं था। लेकिन अब तो बाकायदा उसने तुम्हारी सूरत में इस पूरे गाँव को खबरदार कर दिया है, लिहाजा अब उसका कुछ ना कुछ तो हल करना पड़ेगा। जी आमिल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरे साथ साथ इस गांव के तमाम अफराद की ज़िंदगी भी कीमती है और उसके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ बरखुरदार, तुम फिक्र मत करो, हमसे जहाँ तक हो सका हम ज़रूर कोशिश करेंगे।
आमिल साहब ने कहा, तुम ऐसा करो, तुम चौधरी साहब के मेहमान खाने में आराम करो। मैं चौधरी नियाज मोहम्मद के साथ वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ उस डायन ने डेरा लगा रखा है। फिर आमिल साहब और चौधरी नियाज मोहम्मद मुझे अपने मेहमान खाने में छोड़कर वो जगह देखने चले गए, यानी वो जगह जहाँ वो कुआं खुदा हुआ था, जिसे बाद में गांव वालों ने बंद कर दिया था। मैं तो नहीं जानता था, मगर इस गांव के लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते थे कि कौन सी जगह उस डायन का डेरा था। मैं काफी देर तक वहां मेहमान खाने में ही उनका इंतजार करता रहा। कोई 2 घंटे के बाद आमिल साहब चौधरी नियाज के साथ वापस आए। इस बार मौलवी साहब भी उनके साथ थे। आमिल साहब का चेहरा तशवीश से भरा हुआ था। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर कहने लगे, अजीम मियाँ, मैं वो जगह देख कर आया हूँ। वाकई वो डेरा उसका मस्कन है, मगर हमारा उससे सामना नहीं हुआ। मगर तुम फिक्र मत करो, हमारी उसके साथ एक आखिरी फैसला कुन जंग होने जा रही है। देखो बरखुरदार, इन चीजों से मुकाबले के लिए जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। इसलिए मैं सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, आज मेरे साथ चौधरी साहब के डेरे पर ही ठहरो। आज रात तुम मेरे साथ रहोगे और मैं उस पर कोई अमल करके उसको काबू करने की कोशिश करूंगा। अगर उसको काबू ना कर सका तो फिर उससे मुकाबले की कोई सूरत निकालेंगे। जो कुछ भी होगा आज रात को ही होगा। आज रात मुझे बहुत अहम काम करना है। फिर कुछ देर चौधरी नियाज मोहम्मद हमारे पास बैठे रहे और आमिल साहब ने कहा, नियाज मोहम्मद, तुम अब आराम करो। इस लड़के को भी मेहमान खाने के किसी कमरे में जगह दे दो। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ अमल करना है। और चौधरी नियाज मोहम्मद मुझे लेकर वहां से उठ खड़ा हुआ। मुझे करीब ही एक मेहमान खाने में ठहरा दिया गया, जहां पर एक बिस्तर मौजूद था और मैं लेट गया। रात का खाना बड़ा पुरतकल्लफ था। चौधरी ने खास एहतमाम किया था, शायद आमिल साहब की वजह से, लेकिन वैसे भी चौधरी खलूस और दिल गुर्दे वाला आदमी लगता था। रात के खाने के बाद मुझे कुछ टहलने की आदत थी, मगर इन हालात में टहलना मेरे लिए खतरनाक था, लिहाजा मैं मेहमान खाने से बाहर निकला ही नहीं। रात गहरी होती जा रही थी और मैं सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार आमिल साहब का ख्याल मेरे जहन में आ रहा था। न जाने वो क्या अमल कर रहे होंगे, उस डायन को काबू करने के लिए क्या कर रहे होंगे। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, मैं देखना चाहता था, मगर फिर कुछ सोचकर लेटा रहा। उन्होंने सख्ती से हिदायत की थी कि मेहमान खाने से बाहर नहीं निकलना, और मैं मेहमान खाने के अंदर ही पड़ा रहा। रात 12 बजे के बाद का वक्त था, शायद 12 से भी ज्यादा, कि अचानक मुझे अपने मेहमान खाने के दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। मैं उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने देखा तो आमिल साहब मौजूद थे। फौरन अंदर कमरे में आ गए और अंदर से कुंडी लगा दी। मुझे कहने लगे, बरखुरदार, फौरन अपनी चारपाई पर बैठो। मैं बैठ गया तो वो सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गए और कहने लगे, देखो, मैंने अपने अमल के जरिए उस डायन के बारे में बहुत कुछ पता चला लिया है। ये डायन उस जगह पर कई बरसों से आबाद है। कई बरसों से क्या, बल्कि यूं कह लो कि कई 100 साल से आबाद है। और इसे इस बात का बहुत रंज था कि इंसानों ने इसकी बस्ती में आकर इसकी जगह पर कब्जा किया। और वैसे भी तुम जानते हो कि ये शैतानी चीजें इंसान के मुखालिफ होती हैं और उसको अपने से ऊपर बरतर नहीं मानती, और इसलिए उसके खिलाफ बरसरे पैकार होती हैं। इस डायन ने इससे पहले भी कई लोगों को नुकसान पहुंचाया, यानी जिस वक्त नाथूराम यहाँ आबाद था उससे पहले भी इसने यहाँ पर ओधम मचाए रखा था, मगर उस वक्त बात कुछ और थी। और वैसे भी इस बात को कई साल बीत चुके हैं और उन पुराने वाकयात का तो हमें इल्म नहीं, मगर इस गांव में जो वाकयात पेश आए, जो हमारे होते हुए या हमारे से बाद, वो हमें मालूम थे। और उसके बाद से आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें चौधरी नियाज ने बताया था कि जिन आमिल साहब ने इसको बेबस कर दिया था, इसके बाद इसने इस गांव का रुख नहीं किया। मगर ये चीजें अपनी फितरत से बाज नहीं आती और हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगी रहती हैं। ये दरअसल एक बूढ़ी डायन है और इसकी उम्र कई 100 साल है। इसने तुम जैसे खूबसूरत नौजवान को देखा तो तुम पर मर मिटी। वैसे तो ये कई लोगों का खून ही पी जाती है और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती, मगर इसे तुम अच्छे लगे। तुम उस पगडंडी पर भागते चले आ रहे थे जब इसने दूर से तुम्हें देखा। उस वक्त ये एक दरख्त पर बैठी हुई थी और फिर इसने तुम्हारी नजरों के हिसार में ही वहां एक ऐसा घर कायम किया जो पहले वहां था ही नहीं। वो एक वीरान जगह थी जहां पर इसका मस्कन था। वो गांव से दूर था। इसने तुम्हें धोखा देने के लिए उस मकान को तुम्हारी आंखों के सामने तमीर किया
और फिर उस पर एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में चलकर खड़ी हो गई। और फिर कुदरती बात है कि तुम इसी के मकान के पास आकर ठहर गए और फिर इसने तुम्हें अपना रात का मेहमान बनाया। मगर नौजवान, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो उसको तुम पसंद आ गए और उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। मगर अब वो तुम्हें हासिल करना चाहती है। वो जानती है कि तुम उसकी असलियत जान चुके हो और हमारी मदद हासिल करने के लिए हमारे पास आ चुके हो। वो किसी सूरत तुम्हें अपने से दूर नहीं करने देगी, और अगर वो तुम्हें हासिल करने में नाकाम रही तो फिर वो तुम्हें जान से मारने से तिरेक नहीं करेगी। देखो बरखुरदार, हिम्मत से काम लेना, उससे डरना नहीं। शायद तुम उसका वो रूप देखो जो शायद तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। उसका असली रूप बड़ा ही भयानक है। वो देखकर अच्छे अच्छे लोग बेहोश हो जाते हैं। तुमने सुना होगा कि इस गांव के कई नौजवान तो उसका असल रूप देखकर ही मर गए। उन्हें या तो फिर दिल का दौरा पड़ा या फिर वो डायन उनका खून ही पी गई और उन्हें कच्चा चबा गई। मगर मैं इसलिए तुमसे ये बात कर रहा हूँ कि तुम हौसले और हिम्मत से काम लें, क्योंकि अब जो काम मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो तुम्हें खुद करना होगा। जी आमिल साहब, आप हुक्म कीजिए, मैं हर तरह से तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर आमिल साहब बोले, शाबाश, तुम मेरी तवक्को से ज्यादा बहादुर नौजवान हो। देखो, मैं तुम्हें बाहर इसी चौधरी की हवेली के बाहर एक दायरा खींच कर बिठाऊंगा और मैं तुम्हारे करीब ही मौजूद रहूंगा। मगर मैं उसे नजर नहीं आऊंगा क्योंकि मैं चौधरी की हवेली के अंदर हूँगा और तुम बाहर हिसार के अंदर बैठे होगे। दरअसल ये भी उसे बुलाने के लिए एक जाल है। जब वो तुम्हें बाहर देखेगी तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर करेगी। उस काम के लिए वो कई रूप धारेगी। या तो वो अपने उसी लड़की के रूप में आएगी जिस शक्ल में तुम सबसे पहले उससे मिले थे, या फिर हो सकता है कोई और रूप धार ले। कोई खौफनाक रूप भी धार सकती है और कोई बहुत खूबसूरत भी। मगर वो अपने तौर पर पूरी कोशिश करेगी कि तुम्हें अपने साथ ले जाए। ये याद रखो कि वो तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती, वो तुम्हें धोखे से लेकर जाएगी। कोई ऐसा रूप धारेगी जिसके आगे तुम बेबस हो जाओगे। किसी ऐसे शख्स की शक्ल में आएगी, हो सकता है तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई, या किसी ऐसी हस्ती का रूप धारेगी जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, और फिर तुम उसे अपनी नजरों के धोखे में वही समझोगे और फिर हो सकता है तुम उसकी बात मान भी जाओ, क्योंकि उस वक्त तुम पर उसका सहर तारी हो जाएगा। अगर तुम उस वक्त उस सहर से बच सको, तुम्हारा इरादा और अज़म इतना मजबूत हो कि तुम उस चीज को बर्दाश्त कर सको, तो फिर तुम उसकी साजिश को समझ जाओगे और फिर वही वक्त होगा जब तुम्हें कामयाबी मिलेगी। उस दायरे के अंदर से हरगिज बाहर कदम मत निकालना। जब वो तुम्हारे पास आएगी तो तुमने किसी तरह से उसको अपने दायरे के अंदर खींचना है। जो ही वो दायरे में आएगी, मैं उस पर अपना दम किया हुआ पानी फेंकूंगा और फिर उसके जिस्म को आग लग जाएगी। लेकिन याद रखो, उसके जिस्म को आग उसी सूरत में लगेगी जब तुम उसको अपने दायरे के अंदर बुलाने में कामयाब हो जाओगे। बाहर मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकूंगा। याद रखना, तुमने हर सूरत उसको अपने दायरे के अंदर बुलाना है। अब ये तुम पर मुनसर है कि तुम उसको किस तरह बुलाते हो, और ये भी बात याद रखो कि इसमें तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है। आमिल साहब काफी देर तक मुझे समझाते रहे और मैं उनकी बात को समझ चुका था। उन्होंने मुझे साथ कोई भी हथियार रखने से मना किया। कहने लगे, बस इतना काम करना, अगर हो सके तो उसके बालों को मजबूती से पकड़कर अपने बस में कर लेना। जिस वक्त उसके बाल तुम्हारे हाथों की गिरफ्त में होंगे, उस वक्त वो बिल्कुल लाचार हो जाएगी और कोई जोर आजमाई नहीं कर सकेगी, और वही वक्त होगा जिस वक्त मुझे उस पर वार करना है। आमिल साहब की बात मैं मुकम्मल तौर पर समझ गया। फिर मुझे कहने लगे, अब मेरे साथ बाहर आ जाओ। मैं उनके साथ बाहर आ गया। बाहर रात काफी गहरी थी, सन्नाटा छाया हुआ था और हर तरफ खौफनाक वीरानी थी। आमिल साहब मुझे लिए हुए हवेली के मेन दरवाजे पर आ गए। हवेली के मेन दरवाजे के सामने बहुत बड़ी गली थी और सामने काफी दूर कच्चे मकान थे। यूं समझ लीजिए कि हर तरफ वीरानी का राज था। आमिल साहब ने मुझे कहा कि मैं यहाँ गेट के इस तरफ बैठा हूँ। आमिल साहब ने वहाँ एक कपड़ा बिछा रखा था जिस पर कुछ धुआं निकल रहा था, शायद कोई चीज वहां चल रही थी, और इसके साथ ही एक पानी का बड़ा सा लोटा पड़ा हुआ था। वहां से बैठकर बाहर का मंजर साफ नजर आता था, मगर दरवाजे की पोजीशन कुछ इस तरह से कि बाहर से देखने पर अंदर कुछ नजर नहीं आता था। आमिल साहब मुझे कहने लगे, मेरे साथ आओ। वो मुझे लिए हुए बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने मुझे एक जगह बैठने का इशारा किया और एक छोटी सी लकड़ी की मदद से उन्होंने मेरे इर्द गिर्द बड़ा सा दायरा खींच दिया। फिर मुझे कहने लगे, मेरी बात याद रखना, इस दायरे से हरगिज बाहर मत निकलना
और तुमने पूरी कोशिश करनी है कि उसको किसी तरह इस दायरे के अंदर बुलाना है। इतना कहकर आमिल साहब वहां से चले गए और मैं उस दायरे के अंदर बैठ गया। आमिल साहब ने गेट को हल्का सा मजीद बंद कर दिया। अब मुझे बाहर से देखने पर यूं लग रहा था जैसे हवेली का गेट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। एक लम्हे के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दूर आसमान पर चांद चमकता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी हल्की हल्की चांदनी हर सू फैली हुई थी। मगर रात इतनी खौफनाक थी कि हर तरफ वीरानी का राज था और मुझे वहां बैठे अकेले हौल आ रहे थे। बहुत डर लग रहा था, मगर मैं दिल मजबूत किए बैठा रहा। बैठे बैठे मुझे काफ़ी देर गुजर गई। मुझे मालूम था कि आमिल साहब गेट के दूसरी तरफ बैठे हैं और बिल्कुल अपने काम में तैयार हैं। वहाँ चौकड़ी मारे बैठे बैठे मैं थक चुका था। अगर शायद इस वक्त मैं बिस्तर पर होता तो इस वक्त मुझे गहरी नींद आ चुकी होती, मगर ये जगह नींद वाली नहीं थी। वहाँ चाहते हुए भी मैं सो नहीं सकता था और ना मुझे नींद आ सकती थी, क्योंकि बिल्कुल वीरानी थी और मैं ऐन गली के दरमियान में बैठा था और इर्द गिर्द सिर्फ टिड्डियों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे बैठे बैठे काफ़ी देर गुजर गई। न जाने वो कमबख्त डाइन किस वक्त आएगी। आज मैं खुद उसका इंतज़ार कर रहा था। रात के कोई 2 बजे का वक्त होगा और फिर आखिर वो घड़ी आ गई जिसका मुझे बेचैनी से इंतज़ार था। मुझे दूर से पायलों की छन छन की आवाज़ आई। मेरे दिल की धड़कन ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। मुझे अपना दिल हलक में आता हुआ महसूस हुआ। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर मेरी इसी कोशिश में जान चली गई तो क्या होगा, मैं सोचने लगा। हो सकता है आमिल साहब का वार नाकाम हो जाए, फिर क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आमिल साहब पर पूरा यकीन है, वो इस डायन को काबू कर लेंगे। अब पायलों की आवाज़ तेज होती जा रही थी और फिर दूर से मुझे वो परछाई नजर आई। जो ही वो साया मेरे करीब आया, अचानक से पायलों की झनकार बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा हो जिसे किसी ने ऑफ कर दिया हो। वो करीब आई तो मैं देखकर हैरान रह गया। वो गुल थी, वही लड़की जिसे मैंने उस दिन उस मकान की छत पर देखा था, जिसने मेरी बड़ी खिदमत की थी, मुझे खाना और शरबत दिया था। वो मुझे देखकर हैरत और खुशी से चिल्लाई, तुम यहाँ बैठे हो? मुझे यकीन था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। आओ मेरे शहजादे, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मेरे करीब आओ, बैठो। वो मुझे देखकर कहने लगी, नहीं, तुम उठो, मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना है। मैंने तुम्हारे लिए ख्वाबों का महल सजाया है, मेरे ख्वाबों के शहजादे, तुम मेरे साथ वहाँ रहोगे। मैंने कहा, थोड़ी देर के लिए मेरे पास तो आओ, मेरे करीब बैठो। मैंने उससे कह तो दिया, मगर अंदर से मेरी बुरी हालत थी। मैं जानता था कि वो एक खौफनाक डायन थी। देखो, सोचो नहीं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और यहाँ बैठकर तुमसे प्यार भरी बातें करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो खुशी से फूले नहीं समाई और चिल्लाकर बोली, क्या वाकई? हाँ वाकई, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। मैं कितनी देर से तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा था। मैं यहाँ बैठकर तुमसे 2 घड़ी दिल की बातें करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो खुशी खुशी आगे बढ़ी और फिर मैं उसी घड़ी का इंतज़ार कर रहा था। वो अचानक दायरे के अंदर दाखिल हो गई और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। अब मेरी नज़रें उस गेट की तरफ लगी थी जिसके पीछे आमिल साहब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। 1-2 लम्हे बीत गए मगर आमिल साहब नज़र नहीं आए। मैं एकदम घबरा गया, कहीं आमिल साहब सो तो नहीं गए। अगर आमिल साहब सो गए तो फिर तो मेरी किस्मत भी सो गई। मैं दिल ही दिल में आमिल साहब को लान तान करने लगा, मगर अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक आमिल साहब का चेहरा नमदार हुआ और फिर हाथों में पानी का लोटा उठाए हुए वो तेजी से आगे बढ़े और पलक झपकते में हमारे पास पहुंच गए। और फिर उन्होंने आते ही पानी का लोटा उठाकर सर से बुलंद किया। गुल ने अचानक गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा और चिल्लाकर खड़ी हो गई। फिर वो मेरी तरफ गुस्से और शोलाबार नजरों से देखने लगी। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, आमिल साहब ने पानी का लोटा उसके सर पर उंडेल दिया। पानी का उसके जिस्म पर पड़ना था कि अचानक फिजा खौफनाक चीखों से गूंजने लगी। ऐसी दर्द में डूबी चीखें कि मेरे कानों के पर्दे फटने लगे और फिर मेरे देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। अब मेरे सामने उस खूबसूरत लड़की गुल की जगह एक भयानक बड़े बड़े दांतों वाली अजीबोगरीब डायन खड़ी थी, जो जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके सर के बालों को आग ने लपेट लिया था और फिर उसके सारे जिस्म से शोले निकलने लगे। वो अभी तक उस दायरे के अंदर ही खड़ी थी और मैं भी उस दायरे के अंदर मौजूद था। उसका सारा जिस्म धड़ाधड़ जलने लगा। वो दर्द में डूबी हुई चीखें मार रही थी और साथ ही कह रही थी, तुमने मुझे धोखे से मार डाला, मैं कई सदियों से जिंदा थी।
मैंने कई इंसानों का खून पिया। मैं जवान और खूबसूरत होना चाहती थी। मैं तुम्हें अपना शहजादा बनाना चाहती थी, मगर अफसोस कि तुमने मुझे धोखा दिया। आमिल साहब पास ही खड़े थे और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे थे और उस पर फूंके भी मारते जा रहे थे। आग के शोले फिजा में दूर तक बुलंद हो रहे थे और फिर देखते ही देखते उस डायन का जिस्म सारा कोयला बनकर वहीं ढेर हो गया। उसके बाद फिजा में मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। आमिल साहब खामोश हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। अब वहां सिर्फ राख का ढेर पड़ा था। आमिल साहब मेरी तरफ मुस्कुराती नजरों से देखकर बोले, मियाँ दायरे से बाहर आ जाओ, अब तुम बिल्कुल खतरे से बाहर हो। अल्लाह का शुक्र है कि इस खबीस डायन का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। आमिल साहब मुझे लिए हुए हवेली के अंदर दाखिल हुए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब वहां उस दायरे में से राख का ढेर भी गायब हो चुका था। आमिल साहब ने दरवाज़ा बंद किया और फिर मुझे लिए हुए मेहमान खाने की तरफ बढ़े और कहने लगे, मियाँ ये सब तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी का नतीजा था, वरना ऐसे मंजर देखकर तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अगर तुम्हारी जगह कोई और नौजवान होता तो शायद उसका दिल धड़कना बंद हो जाता और उसकी मौत हो जाती, मगर आफरीन है तुम पर कि तुमने बहादुरी का सबूत दिया और उस डायन को मारने में मेरे साथ इतना ताउन किया। मैंने कहा, आमिल साहब आपका भी शुक्रिया, आपने मेरी जान उससे छुड़ाई। कहने लगे, मियाँ तुम्हारी वजह से तुम्हारी जान भी बच गई और साथ ही साथ इस गांव की भी। आज के बाद इस गांव के लोग इस खबीस डायन के शर से हमेशा के लिए महफूज हो गए हैं। इसके बाद मैं आमिल साहब से महवे गुफ्तगू रहा। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान का वक्त हो गया। हम दोनों ने नमाज अदा की। वहीं हमारी मुलाकात मौलवी जी से हुई। हमने उन्हें सूरत हाल बताई तो वो बहुत खुश हुए। अगली सुबह चौधरी नियाज मोहम्मद के डेरे पर हम सब बैठे थे। वहाँ पर सारी सूरत हाल के बारे में बात हुई और सब लोग बहुत खुश थे कि उस डायन से हमेशा के लिए इस गांव को भी निजात मिल गई। वो लोग इस बात पर खुश थे कि मेरी वजह से गांव हमेशा के लिए उस मुसीबत से आज़ाद हो गया। फिर मैं एक हफ्ते तक वहाँ चौधरी साहब का मेहमान रहा। इस दौरान चौधरी साहब, मौलवी साहब और आमिल साहब से बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। वो मुझसे इस बात पर इसरार करते रहे कि मैं वहीं गाँव में रहूँ। वो मुझे अपने यहाँ पनाह देने को तैयार थे और उसके लिए चौधरी नियाज मोहम्मद ने अपने यहाँ काम करने की भी पेशकश की, क्योंकि उनकी सब्जियां और अनाज वगैरह मंडी में जाते और उनको काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होती। मगर मैंने सहूलत से उनकी पेशकश को ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं गांव में नहीं रह सकता, मैं शहर की ज़िंदगी का आदी हूँ, इसलिए मुझे शहर में रहना है। बहरहाल मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूँगा और आपसे मिलने आता रहूँगा। मौलवी साहब जो इमाम मस्जिद थे मुझे कहने लगे, मियाँ तुमसे इन थोड़े से दिनों में इतनी मोहब्बत और उन्स पैदा हो गया है कि लगता ही नहीं कि तुम कोई अजनबी हो। ऐसा लगता है कि तुम हमारे बरसों से जानने वाले हो, बल्कि हमारे करीबी अजीज़ रिश्तेदार हो। मैंने उन सब की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया अदा किया। फिर चौधरी नियाज मोहम्मद मुझे कहने लगे कि तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा घर कहाँ है। मैंने उन्हें बताया कि मेरा घर किराए का था, वालिदैन की वफ़ात के बाद वो घर भी जाता रहा। अब मैं शहर में जाऊँगा, वहाँ कोई नौकरी करूँगा और वहीं कोई रिहाइश रखूँगा। चौधरी नियाज मोहम्मद ने कहा कि फ़िरोज़ नगर में मेरे एक बहुत करीबी अजीज़ दोस्त हैं, अगर तुम नौकरी करना चाहो तो उनके यहाँ चले जाओ। वो मंडी में बहुत बड़ी आड़त का काम करते हैं, काफ़ी खुशहाल और आसूदा हैं। वो ज़रूर तुम्हें अपने यहाँ नौकरी भी देंगे, क्योंकि मेरी पिछले दिनों जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका पुराना मुंशी बीमार था जो फौत हो गया है। उन्हें अब ऐसे किसी पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है जो उनका लिखत पढ़त का काम संभाल सके। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें ज़रूर नौकरी देंगे, तुम वहाँ उन्हें मेरा हवाला देना। फिर उन्होंने मुझे उनका नाम लिख कर दिया। उनका नाम नवाब शेर मोहम्मद है। दिल्ली के पुराने नवाबों के ख़ानदान से चले आ रहे हैं। पाकिस्तान बनने के बाद से यहाँ से कारोबार कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे कारोबारी इंसान हैं और नेक और अच्छे भी हैं। वो ज़रूर तुम्हें अपने पास रखेंगे और रिहाइश भी देंगे। मियाँ हो सके तो हमें भी याद रखना। मैंने मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखा और कहने लगा, चौधरी साहब आपका इतना बड़ा एहसान है, आपको याद क्यों नहीं रखूँगा। और फिर अगले रोज़ उन सब की मोहब्बतों के साथ मैं वहाँ से रुखसत हुआ। उन्होंने मुझे गाड़ी पर सवार कराया और फिर मैं फ़िरोज़ नगर आ गया। फ़िरोज़ नगर आकर मुझे उनका एड्रेस मालूम था। मैं अपना पुराना पेशा नहीं भूला था। मुझे असल फ़ायदा तो उसी पेशे में था, यानी चोरी में, मगर यहाँ रहने के लिए कोई ठिकाना भी तो चाहिए था और फ़िलहाल शुरुआत वहीं से होनी थी जिनका पता मुझे चौधरी नियाज मोहम्मद ने दिया था, यानी नवाब शेर मोहम्मद, दिल्ली के पुराने नवाबों में से। हो सकता है वहाँ उनके घर ही मुझे कुछ मिल जाए। मेरे हाथों में खुजली हो रही थी, यानी मेरी पुरानी फितरत मुझे दोबारा तंग कर रही थी।
कि मैं अपनी पुरानी रविश पर लौट आऊं। फेरोज नगर जैसे बड़े शहर में आकर मैं फिलफौर उस बड़ी मुसीबत को भूल चुका था जिससे मैं निकल कर आया था। मुझे देखा जाए तो नई जिंदगी मिली थी। उस डायन चुड़ैल से उन लोगों ने जिस तरह मुझे बचाया, मुझे उनका शुक्रगुजार होना चाहिए था, मगर उल्टा यहाँ उनके अजीजों के घर डाका डालने का प्रोग्राम बनाने लगा। अभी तो मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। अब मुझे नवाब शेर मोहम्मद के घर जाना था। फेरोज नगर के एक पुराने से मोहल्ले में उनका घर था और मैं ढूंढते ढूंढते और लोगों से पूछते पूछते उनके घर के दरवाजे तक पहुंच ही गया। पुरानी तर्ज का बना हुआ मकान था। ऊपर का चौबारा लकड़ी का बना हुआ था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और एक निहायत खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी थी। जी फरमाइए, किससे मिलना है? लड़की इस कदर खूबसूरत थी कि थोड़ी देर के लिए तो मैं आंखें झपकना ही भूल गया। उसकी गहरी काली झील जैसी आंखें। जब उसने मुझे इतना महवे हैरत देखा तो फिर गला खनकार कर बोली, ए नौजवान, बताइए आपको किससे मिलना है? क्या ऐसे घूर कर देख रहे हो? मैं उसकी आवाज़ सुनकर एकदम हड़बड़ा गया और कहने लगा, जी वो, क्या ये नवाब शेर मोहम्मद साहब का घर है? जी हाँ, मुझे उन्हीं से मिलना है। वो मुझे देखकर गुस्से के अंदाज में बोली, अच्छा यहीं ठहरो, मैं उन्हें बुलाती हूँ। इतना कहकर वो मुझे घूरती हुई दरवाजे के अंदर चली गई। मुझे उसका यूं घूरना बहुत अच्छा लगा। मैं उसके हुस्न में खोस आ गया था। अब मैं वहां खड़ा होकर नवाब शेर मोहम्मद का इंतजार करने लगा। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।